नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और नया सिलेबस, नई वीडियोस और मैं पुराना टीचर आपका पॉलिटिकल साइंस का आज बेटा आप सबके सामने लेके आया हूँ एक नया चैप्टर वाइट बोर्ड सीरीज़ में। और चैप्टर का नाम बेटा है आपका ये कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट। आज से तकरीबन 81 ईयर्स पहले यानी कि 81 साल पहले 1 सितंबर को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो बेटा हमको इस पूरे चैप्टर में प्रॉपर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ना है, हमको दोनों पावर्स के बारे में पढ़ना है बेटा। हमको बेटा बहुत सारी इंटरेस्टिंग सी बातें पढ़नी है इसके अंदर। तो चलिए बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट आज का ये चैप्टर। हाँ जी प्यारे बच्चों, तो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वही कहानी शुरू होती है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो 1 सितंबर 1939 से लेके 2 सितंबर 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर हुआ था। तकरीबन 6 साल तक ये पूरा झगड़ा चला था दो ग्रुप्स के बीच। और वो दो ग्रुप्स कौन थे? वो दो ग्रुप्स थे आपके एक्सिस पावर्स और अलाइड पावर्स। ठीक है, एक्सिस की बात करें, एक्सिस में थी आपकी जर्मनी, इटली और जापान। अलाइड की बात करें, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस। इन दोनों को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स में इसको आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था ये शुरुआत इसकी की थी जर्मनी ने। ठीक है, इसकी शुरुआत जर्मनी ने की थी और इसका अंत अमेरिका ने किया था। ठीक है भैया, तो 6 साल तक झगड़ने के बाद, लड़ाई के बाद में रिजल्ट ये आता है कि हमारे सामने आते हैं, एक तरीके से बोले तो ये भी हार गया, ये भी हार गया, ये भी हार गया, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, बचा कौन? यूएस और यूएसएसआर। तो 6 साल के झगड़े के बाद हमारे सामने आते हैं दो फाइनलिस्ट। इसको आप देख सकते हैं एज ए एग्जाम्पल के रूप में। हम आईपीएल के मैच देखते हैं तो उसमें 2 टीम बसती एंड में। तो हमारे सामने 6 साल के युद्ध के बाद आते हैं 2 फाइनलिस्ट। कौन कौन? एक यूएस और एक यूएसएसआर। और दोनों के बीच में शुरू हो जाती है एक ऐसी लड़ाई, जो लड़ाई थी एक आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, एक विचारधारा की लड़ाई थी, जिसको बोला गया कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ था 1945 से लेके 1991 तक। 1945 में शुरू हुआ, ख़त्म 1991 में हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जैसे ही एंड होता है, ध्यान दो बेटा, प्लीज़ ध्यान दो चीज़ के ऊपर, एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है तभी बेटा हमारे सामने आती है 2 पावर्स और दोनों के बीच में क्या शुरू होता है? कोल्ड वॉर। तो हम इसको बोलते हैं कि भाई एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ, हमारे सामने आई 2 पावर्स, दोनों के बीच हुआ कोल्ड वॉर। ठीक है, ये बेटा आपका चैप्टर का बिगिनिंग है, आपकी शुरुआत है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 हमारा ये है। अब हम लोग जरा बेटा आपका आते हैं कंसेप्ट नंबर, हम लोग सेकंड पे आते हैं, जिसमें आपसे बेटा पूछ सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ था? हाउ डिड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड? एक सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको याद कराऊं 2011 की बात करें, 2011 2 अप्रैल 2011 में अगर मैं पूछ लूं कि 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप का एंड कैसे हुआ था, तो आप बोलोगे विवेक सर, जब धोनी ने छक्का मारा था तब 2011 वर्ल्ड कप का एंड हुआ था। रिमेंबर, वैसे जब हम पूछते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड तब हुआ जब अमेरिका ने, यूएसए ने 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए। किस पे? जापान की 2 सिटीज़ पे। ठीक है, व्हेन यूएसए ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन सिटीज़ ऑफ जापान। अब सिटीज़ के नाम क्या थे? हिरोशिमा पे और नागासाकी पे। ठीक है, जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर एटॉमिक बॉम्ब्स ड्रॉप किए थे। कब? 6 अगस्त को हिरोशिमा में, 9 अगस्त को नागासाकी पे। बमों के नाम लिटिल बॉय
और फैट मैन, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर, यहाँ तक डन हो चुका है आपका। अब सवाल आता है कि अमेरिका ने बम गिराया तो क्यों गिराए, तो और अमेरिका ने जब बम गिराया तो लोगों क्या कहना था, मतलब लोगों के उस पर क्या था ओपिनियन। तो अगर हम बात करते हैं इस बम गिराने की, बुराइयों की बात करते हैं, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि भाई अमेरिका ने जो बम गिराए हैं वो गिराना बहुत अननेसेसरी था, मतलब वो गिराना एक बेवकूफ़ी थी, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जापान तो सरेंडर करने वाला था। भाई जापान अपनी हार मानने वाला था, उसके बावजूद भी अमेरिका ने बम गिराए। तो क्यों गिराए? अमेरिका ने बम इसलिए गिराए थे ताकि वो यूएसएसआर को अपनी पावर शो कर सके, अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट को शो कर सके, इसलिए उसने बम गिराए थे। लेकिन यूएस कहता है कि भाई मुझे तो वॉर को जल्दी एंड करना था, इसलिए मैंने बम गिराए। ज़रा बेटा इस चीज़ को हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। देखो, क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड दैट यूएस न्यू दैट जापान वाज अबाउट टू सरेंडर। क्रिटिक्स कहती है कि भाई जापान सरेंडर करने वाला था और ये बात यूएस को मालूम थी, इसलिए ठीक है सभी, एंड दैट इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब्स। ठीक है ना भाई, जब पता था कि कोई बंदा मरने वाला है तो उसके ऊपर तुमने क्यों हमला किया। नेक्स्ट पॉइंट, दे सजेस्ट दैट द यूएस एक्शन वाज इंटेंडेड टू स्टॉप द यूएसएसआर फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री एंड पॉलिटिकल गेन्स। ठीक है, यूएस ने जो बॉम्ब्स गिराए थे वो इसलिए गिराए थे ताकि बेटा जो यूएसएसआर है वो बेटा आपका एशिया जैसे एरियाज़ में अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स ना कर सकें, और मॉस्को को यूएस दिखा सके कि भैया सुप्रीम यूएस है, दादा अमेरिका है। ठीक है, अब ये तो था ओपिनियन क्रिटिक्स का, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो यूएसएसआर वालों का। बट अगर हम बात करते हैं यूएस की, ठीक है, तो यूएस के सपोर्टर्स कहते हैं कि ड्रॉपिंग ऑफ बम्स वाज नेसेसरी, बमों को गिराना ज़रूरी था। क्यों? वॉर को क्विकली एंड करने के लिए, और जो अब तक का नुकसान हो गया था उसको रोकने के लिए, अमेरिकन और अलाइड की लाइफ्स को रोकने के लिए ये फैसला बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा बिल्कुल यू कैन से कि एक तरीके से हमारा बिगनिंग है इस चैप्टर की, और ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और लेंदी भी है, और यहाँ से क्वेश्चन बनना लगभग तय है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो। हाँ जी बच्चों, तो ज़रा बेटा हम लोग अब दोनों पावर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, या बेटा दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस जान लेते हैं कि दोनों बेटा डिफरेंस क्या था। तो पावर नंबर 1 USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पावर नंबर 2 USSR, फुल फॉर्म यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है बच्चों, भाई सबसे पहली बात देखो, आप सभी जानते हो MCQ आते हैं 1 मार्क्स में, यहाँ से कुछ भी आपसे वो पूछ सकते हैं। तो MCQ को रखते बेटा ध्यान है, मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ मैं ताकि बेटा आपको हर एक चीज़ की नॉलेज यहीं से मिल जाए। ठीक है, तो देखो भाई दो पावर्स थी और दोनों की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, दोनों की अपनी अलग अलग थी विचारधारा, सोच। अगर हम बात करते हैं यूएस की, इसकी सोच थी लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। क्या? लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, लोकतंत्र और पूंजीवाद। अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर की, इसकी सोच थी सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ठीक है, दोनों की अपनी अलग अलग सोच है। अगर यहाँ की बात करें, दे बेसिकली फोकस्ड ऑन प्राइवेट कंपनीज, यू कैन से मल्टीनेशनल कंपनीज पे इनका जोर था शुरू से ही, प्राइवेटिज्म को बोल सकते हो आप, इनका जोर था। और अगर हम बात करें इनकी, तो ये स्टेट रूल के ऊपर ज़्यादा फोकस थे कि सब कुछ जो है वो स्टेट ही करे, कुछ जो है आपके वो गवर्नमेंट ही करे। ठीक है, तो देखो भाई दोनों की अपनी अलग अलग आइडियोलॉजीज है, तो दोनों ने अपनी आइडियोलॉजीज से अपने अपने फॉलोअर्स को सपोर्ट में लिया। मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया कि सपोज़ किया इस आइडियोलॉजी को पूरे वर्ल्ड में 25 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया कि हमको तो ये लगता है अच्छा कि प्राइवेट चीज़ें हो यहाँ पे, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस ना हो गवर्नमेंट की। और इसको भी सपोज़ किया मैंने कि 30 कंट्रीज़ ने इसको सपोर्ट किया, तो दोनों के अपने अलग अलग फॉलोअर्स थे बेटा। ठीक है, तो क्या होता है कि अब मैंने बोला ये 25 कंट्रीज़ प्लस अमेरिका प्लस दिस आइडियोलॉजी इज़ इक्वल टू
वेस्टर्न अलायंस। ठीक है, वेस्टर्न अलायंस क्या होता है? वेस्टर्न अलायंस एक ग्रुप था जिसका हेड कौन था? जिसका हेड था आपका यूएसए। ठीक है, और उस ग्रुप में जो फॉलोअर्स थे, किसके थे? वो फॉलोअर्स थे इस आइडियोलॉजी के। ठीक है, वैसे बेटा अगर हम बात करते हैं यूएसएसआर की, तो 30 कंट्रीज, ये एग्जांपल ले लो बस बेटा मैं, 30 कंट्रीज प्लस दिस आइडियोलॉजी प्लस यूएसएसआर इज इक्वल टू ईस्टर्न अलायंस। जिन 30 कंट्रीज ने यूएसएसआर की इस आइडियोलॉजी को ज्वाइन किया था, उस ग्रुप को हम लोग ईस्टर्न अलायंस कहते हैं, जिसका हेड कौन था? सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर। ठीक है, तो ये तो बेटा हो गया आपके नॉर्मल अलायंसेस। ठीक है बेटा, अब क्या होता है? अब होता ये है कि भाई दोनों पावर्स ने अपनी पावर, अपनी न्यूक्लियर पावर को या खुद को बचाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए दोनों ने मिलिट्री अलायंसेस भी फॉर्म किए थे। अगर हम बात करते हैं यूएस की, यूएस ने बनाया था नाटो। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है, फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया था ये? 4 अप्रैल 1949 में। क्या? 4 अप्रैल 1949 बेटा इसको बनाया गया था आपका। इस नाटो में आपकी 12 कंट्री, यानी कि बेटा 12 स्टेट से, जिन्होंने कहा था कि अगर हम 12 में से किसी एक पर भी हमला होता है, यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, हम 12 में से किसी एक पर भी हमला होता है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, तो वो हमला हम सब पे माना जाएगा और हम सब लोग जो है वो मिलकर जो है आपको वो जवाब देंगे। ठीक है, सो ये था आपका नाटो, 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ बेटा यूएस ने, देखो यूएसएसआर बहुत बड़ा था एरिया वाइज, तो यूएसएसआर के एरिया को बेटा देखते हुए यूएस ने 2 अलायंसेस और फॉर्म किए थे। कहाँ पे? ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में और वेस्ट एशिया में। तो इन एरिया से बेटा 2 अलायंसेस के नाम क्या थे? सीटो और सेंटो। सीटो मीन्स साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो मीन्स सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के बेटा बस आपको फुल फॉर्म जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा हो गया है यूएस के बारे में। अब हम लोग आते हैं यूएसएसआर के बारे में। अब सिंपल सी बात है, जब यूएस ने कुछ बनाया है, मिलिट्री अलायंस बनाया, तो क्या यूएस चुप रहता? क्या यूएसएसआर चुप रहता? अगर यूएस ने कुछ बनाया है तो क्या यूएसएसआर चुप रहता? नहीं, उसने भी 6 साल के बाद क्या बनाया? वॉर्सो पैक्ट। कब हुआ था फॉर्म ये? 1955 में। इसका मेन फंक्शन क्या था? इट्स मेन प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटोज फोर्स इन यूरोप, यानी नाटो की फोर्सेस का सामना करना इसका मेन फंक्शन था। किसका? वॉर्सो पैक्ट का। बच्चों नाटो में जो कंट्रीज थी और वॉर्सो पैक्ट में जो कंट्रीज थी, ठीक है, नाटो में 12 कंट्रीज थी, तो वॉर्सो पैक्ट में बेटा आपकी 8 मेंबर्स थे, 8 कंट्रीज थी। मैप दिया है आपकी बुक में, एक बार मैप को देख लेना, आपके एग्जाम्स में 5 नंबर में मैप आ सकता है और आपको बोल सकते हैं कि आप कंट्रीज को उनकी लोकेट करो, कौन सी कंट्री कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया है। तो भाई डिफरेंस बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं दोनों पावर्स के बीच में, और डिफरेंस पढ़ने के बाद बेटा हमारे सामने आते हैं 2 इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? बहुत सालों तक पूछा गया है 1 नंबर में ये सवाल, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर? सो क्या बोलोगे? कोल्ड वॉर इज ए सीरीज ऑफ टेंशंस। दोनों पावर्स के बीच में टेंशन है। क्या क्या टेंशन है? नंबर 1 बनने की। ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स, झगड़े, दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाते थे पहले, ठीक है, लेकिन वो झगड़े कभी भी फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट नहीं हुए। स्ट्रगल, संघर्ष कर रहे हैं दोनों नंबर 1 पे आने के लिए, कन्फ्रंटेशन, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, नंबर 1 बनने की होड़ है। सो कोल्ड वॉर रेफर्स टू अ सीरीज ऑफ टेंशन, कन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल एंड कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, दोनों पावर्स के बीच में ये सब कुछ है। ठीक है, बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव अलाइज, यानी कि इनके पीछे इनके अलाइज, यानी कि जिन कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया वो इनके पीछे आपकी खड़ी हुई हैं। ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। भाई कोल्ड वॉर का बेटा हम लोगों ने मीनिंग पढ़ लिया, हम लोगों ने बेटा पढ़ लिया डेफिनेशन। एक चीज़ आप ध्यान रखें,
दोनों पावर्स थी, यूएस और यूएसएसआर, दोनों पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। न्यूक्लियर वेपन एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर किसी एक ने भी यूज़ कर ली तो ख़त्म है सब कुछ, पहला करेगा तो दूसरा भी करेगा और कुछ बचेगा नहीं। देखो दोनों पावर्स के बीच में क्या था मेन चीज़ बेटा, उनके बीच में मेन चीज़ थी नंबर 1 पे आना। न्यूक्लियर वेपन का यूज़ मतलब कोई बचेगा ही नहीं, ना तुम ना हम, क्या फ़ायदा फिर। इसलिए इस न्यूक्लियर वेपन ने ना दोनों के बीच में एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने से रोका। तो ये जो एक तरह का बोल सकते हो एक जो प्रिवेंशन थी कि दोनों न्यूक्लियर वॉर नहीं कर रहे थे, दोनों के बीच में प्रिवेंशन थी, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। देखो दोनों पावर्स को एक बात क्लियर थी कि हम दोनों में से किसी एक ने भी न्यूक्लियर अटैक कर दिया तो दूसरा भी करेगा और कुछ बचेगा ही नहीं हमारे बीच में। इसलिए वो दोनों कभी भी न्यूक्लियर वॉर का न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते ही नहीं थे, ना करना वो चाहते थे। सो क्या बोलते हैं, ये लॉजिक डिटरेंस मीन्स बोथ द पावर्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक। दोनों जो आपके खेमे हैं, जो ग्रुप्स हैं, दोनों के पास काबिलियत है एक अटैक के बदले रिएक्ट करने की, ठीक है, और एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, ठीक है ना, इतना नुकसान कर सकते हैं दूसरे का कि कोई बचेगा ही नहीं, ठीक है भैया। तो ये जो बेटा पूरा सीन था, बट इसमें यू कैन ऐड कि बट दोनों में से कोई भी अटैक करता नहीं था। तो ये जो बेटा एक प्रिवेंशन थी, इसी को बेटा बोला गया था आपका लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ये बेटा 1 मार्क्स में आता है, ये बेटा भी आपका 1 मार्क्स में आता है। दोनों बेटा आपको मैंने 1 मार्क्स करा दिए। अब जी बच्चों, तो बेटा हम लोगों ने अब बेसिक पढ़ लिया था, अब शुरू होता है हमारा सबसे मेन क्वेश्चन इस चैप्टर का। बेटा मैंने पढ़ाया था आपको कि दोनों पावर्स ने 2 अलायंस फॉर्म किए थे, ईस्टर्न अलायंस और वेस्टर्न अलायंस। वैसे ही बेटा एक सवाल आपसे पूछते हैं, मैं आपको ये दे रहा हूँ गारंटी, 100% गारंटी, आपका फर्स्ट टर्म हो या आपका प्री बोर्ड हो, ये क्वेश्चन आता है फर्स्ट टर्म में और प्री बोर्ड में, और 60% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बेटा आपका आता है कि वाई सुपर पावर्स नीड टू मेक अलायंसेस विद स्मॉलर कंट्रीज। भाई सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज के साथ अलायंस बनाने क्यों थे, उन्होंने उनके साथ अलायंसेस क्यों बनाए। सिंपल सी बात है ना, देखो भाई इतनी बड़ी पावर्स हैं तो वो स्मॉल कंट्रीज के साथ में अलायंसेस फॉर्म क्यों कर रही थी, ये क्वेश्चन आता है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम लोग उल्टा कर दें तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। उल्टा मीन्स कि अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि देखो सिंपल सी बात है, स्मॉल कंट्रीज ने इन सुपर पावर्स को क्यों ज्वाइन किया था, स्मॉल कंट्रीज ने इनको ज्वाइन किया था डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक और यू कैन से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, और एक तरीके से आप इस बोल सकते हो प्रोटेक्शन के लिए कि छोटी कंट्री, जैसे सपोज कि मैं एक छोटी कंट्री हूँ, मुझे हमला है, मुझे डर है कोई मुझे हमला कर देगा, तो मैंने यूएस को ज्वाइन कर लिया कि मुझे भाई उससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो स्मॉल कंट्रीज ने तो इसलिए ज्वाइन किया था पावर्स को, लेकिन पावर्स ने क्यों ज्वाइन किया था, सुपर पावर्स ने क्यों ज्वाइन किया था, इसका आंसर ये रहा 5 पॉइंट्स में, ठीक है। गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। क्वेश्चन आता है फर्स्ट टर्म में या प्री बोर्ड में आता है, मतलब आता है और पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, 6 नंबर 4 नंबर में आएगा। पहला पॉइंट, वाइटल रिसोर्सेज। सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज के वाइटल रिसोर्सेज को यूज करना था। अमेरिका कितना भूखा है तेल का, ये आप सब जानते हो। अगर घर में थाली है, थाली में भरता है, भरते में तेल है, तो वहां पर भी कर देगा अमेरिका हमला। ये एक्चुअल में है हालत यूएस की, बड़ा भूखा है भाई तेल का, ठीक है ना। सो सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज के वाइटल रिसोर्सेज को यूज करना था, यानी कि powers wanted to utilize the vital resources such as minerals and oils of small countries। समझे, ये पहला पॉइंट है, ये इसको याद रखना बेटा। एक कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे काफ़ी एक पिक हुई थी वायरल, एक प्लेट है उसमें भरता रखा है, उसमें तेल है, और कहा था कि इतना तेल काफ़ी है यूएस को हमला करवाने के लिए। तो वो सच बात थी कि खासकर यूएस का बहुत ज़्यादा जोर था किसके ऊपर, वाइटल रिसोर्सेज पे दूसरी कंट्रीज के। पॉइंट नंबर 2, लोकेशंस।
सुपर पावर नीड टू स्पाई ऑन ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे की जासूसी करने के लिए ये छोटे देश बड़े ही काम वाले थे इन सुपर पावर्स के लिए, यानी कि सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज के साथ में लोकेशंस के लिए जुड़ना था जहां से वो दूसरे पे जासूसी कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर सोवियत यूनियन को जानना है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, तो क्यूबा एक बहुत बड़ी पावर थी किसकी, यूएसएसआर की, ठीक है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ी पावर थी यूएसएसआर की जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट बेटा आता है हमारा टेरिटरीज। क्या आता है हमारा, टेरिटरीज। टेरिटरी मतलब सुपर पावर्स ने स्मॉल कंट्रीज को क्यों ज्वाइन किया था, टेरिटरीज के लिए, ताकि फ्रॉम देयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। भाई अपनी कोई न्यूक्लियर टेस्ट करना है, कोई पावर्स को मतलब कुछ ट्रुप्स लॉन्च करने, अपनी ज़मीन पे करेंगे तो ख़राब हो जाएगी बंजर बैरन, लेकिन यहाँ करेंगे तो दूसरे ख़राब होगा ना, उनको तो क्या चाहिए, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा आपका ये। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक सपोर्ट। अब सपोज किया 5-6 स्मॉल कंट्रीज़ हैं, अमेरिका आ गया उनके सामने या यूएसएसआर आ गया सामने, भाई ये ऐसा है कि अब मुझे ज़रूरत है पैसों की, मुझे थोड़ा करके दो पैसे, मुझे हथियार लेने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए, तुम्हारे बड़े भाई को हथियार लेने हैं तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए। अब इमोशनल ड्रामा करके अमेरिका ने 5-6 छोटी कंट्रीज से पैसा ले लिया, उस पैसे को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट। ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है बेटा, यूएस के लिए भी और यूएसएसआर के लिए भी। सो पावर्स ने स्मॉल कंट्रीज के साथ में इसलिए अलायंस बनाए थे क्योंकि उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता था मिलिट्री एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। स्मॉल कंट्रीज जो थे करते थे उसके हेल्प। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आइडियोलॉजिकल रीजंस। जितने ज़्यादा जिसके फॉलोअर उतनी ज़्यादा आइडियोलॉजिकल वॉर जीतने के चांसेस, समझे। जिसकी जितनी ज़्यादा सोच फैलेगी, जिसकी जितनी एक्स्ट्रा विचारधारा फैलेगी, वो उतना आगे बढ़ेगा। तो ये बेटा आपके रीजंस थे, ठीक है ना। सुपर पावर्स ने स्मॉल कंट्रीज को इन 5 कारणों की वजह से ज्वाइन किया था। इस क्वेश्चन को पुट्टी बना के पी जाओ, आएगा, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं भाई, इस चीज को एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो प्यारे बच्चों, 1 मार्क पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, और हमारी आज की वीडियो का ये आखिरी कंसेप्ट है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, क्यूबा का मिसाइल संकट। कुछ स्कूल जानबूझकर ये क्वेश्चन डालते हैं 6 नंबर में, बट ये 6 नंबर का नहीं है, ये सिर्फ 2 मार्क्स में आना चाहिए और आता भी है। तो इसको चलो पढ़ते हैं हम लोग। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू करने से पहले 3 नाम ज़रूर पढ़ लो। यूएस से हैं जॉन एफ कैनेडी, यूएस से हैं जॉन एफ कैनेडी। यूएसएसआर से हैं निकिता क्रुश्चेव, ये आंटी नहीं है, ये अंकल हैं। बहुत से बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि निकिता नाम है तो आंटी होंगे, बट आंटी नहीं है, अंकल नहीं है। निकिता अंकल यूएसएसआर से हैं और क्यूबा से हैं फिदेल कैस्ट्रो, ठीक है। अपने अपने देशों के हैं ये मुखिया। अब क्या होता है भाई, होता क्या है, ध्यान से पढ़ना, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं क्योंकि बच्चे डेट्स में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। सो इन अप्रैल 1961 में सोवियत यूनियन के लीडर्स होते हैं परेशान, काफ़ी चिंता में होते हैं। क्यों? उनको लगता है कि यूएसए वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा, अमेरिका जो है वो हमला कर सकता है, कब्जा कर सकता है क्यूबा पे, और वहाँ के प्रेसिडेंट फिदेल कैस्ट्रो को निकाल फेंक देंगे, मतलब उसको हटा देंगे वहाँ से, ठीक है। ये ऐसा कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्यूबा जो है, क्यूबा भाई अमेरिका से लगा हुआ एक स्मॉल आइलैंड है, और क्यूबा के जो रिश्ते हैं वो यूएसएसआर से हैं, और उन रिश्तों के बदले यूएसएसआर अमेरिका को, यूएसएसआर क्यूबा को देता है फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट। तू मेरा भाई, मैं तेरा भाई, ठीक है भाई। तो ये ऐसी मतलब इनकी कहानी थी। तो क्या हुआ, तो हुआ ये कि भैया निकिता क्रुश्चेव, ये निकिता अंकल ने क्या किया, इन्होंने 1962 में, अब देखो डेट्स अलग अलग हैं भैया, यहाँ सोच रहे हैं यहाँ कर दिया एक्शन। 1962 में निकिता क्रुश्चेव ने न्यूक्लियर मिसाइल क्यूबा में लगा दी और क्यूबा को एक
रशियन बेस में कन्वर्ट कर दिया। अब भाई अमेरिका डर गया। 3 हफ्ते बाद जब पता लगता है अमेरिका को कि भाई ऐसा हुआ है, तो अमेरिका डर गया। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने अमेरिका को इतने करीब से दी धमकी, बहुत तेज़ धमकी दी थी, मतलब बहुत ताबड़तोड़ धमकी थी एक तरीके से। अब क्या हुआ? अब हुआ कुछ यूँ कि कैनेडी ऑर्डर्ड यूएस वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी। भाई कैनेडी ने बोल दिया कि भाई जोन सा दिखे ना, यहाँ से यहाँ पे आते हुए जोन सा दिखे शिप, उसको स्टॉप कर दो, उसको रोक दो। भाई जोन सी दिखे ना वारशिप आते हुए सोवियत की तरफ से, जोन सी दिखे आते हुए, उसको रोक दो कि भाई रुक जा। क्यों? इस रोकने को बोला गया था एज अ वे ऑफ वार्निंग, धमकाना बोल दिया कि भाई रोक देंगे तो वहीं पे रुक जाएगा। ये जो बेटा पूरा क्लैश था, जो कुछ भी हुआ, इसी को बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है भैया, पहला पॉइंट। दोनों ने पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए इसको रोक दिया, इसको थाम दिया। लेकिन जब पूरे वर्ल्ड की नज़रें थीं इस संकट पे, इस जगह पे, तब क्या हुआ? तब चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया था। पार्ट 1 में बेटा हमको ये सब पढ़ना था यार। देखो बेटा, बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ मैं, स्पेशली आप सबकी डिमांड पे, जो नए बच्चे हैं, जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जो मेरे सब्सक्रिप्शन मोड पे हैं। लाइक किए बिना मत जाना यार, लाइक कर दिया करो, एक बढ़िया सा कमेंट डाल दिया करो। बढ़िया ना मोटिवेशन मिलती है जब बच्चे बोलते हैं ना अच्छी वीडियो बना रहे हो। थोड़ा मतलब कुछ नहीं चाहिए और यार, मतलब फीस तो आप दे ही रहे हो पढ़ने के लिए, वो तो अलग ही बात है यार, वो तो मेहनत की दे रहे हो ना आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। क्योंकि बहुत से बच्चे ना कमेंट भी करते हैं यार मुझे कि आप मतलब आप सेल्फिश हो, पैसे ले रहे हो, ये ले रहे हो। तो यार हमारी भी ड्रीम्स है यार, हमारी भी फैमिली है, और सिंपल सी बात है, आप पढ़ क्यों रहे हो? अच्छे करियर के लिए पढ़ रहे हो। हमारे पेरेंट्स ने हमें क्यों पढ़ाया था? अच्छे करियर के लिए। अब टैलेंट है, टीचर हैं, पैसे भी ना लें, पढ़ाई कमाने, मेहनत की कमाई नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे? इंसान मेहनत ही तो करता है भैया। आप सिंपल से सोचो, आप मेहनत करोगे किसके लिए? पेट पालने के लिए, पैसों के लिए। तो अगर इंसान कमाई नहीं लेगा मेहनत की, तो फिर क्या ही करेगा? ठीक है, तो जो बच्चे सब्सक्रिप्शन मोड पे हैं, जो बच्चे क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, उनके लिए स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है ये। और आप सब लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और आप सभी को आफ्टर द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे इस चैप्टर के, शॉर्ट नोट्स। एग्जाम से 1 घंटा पहले पढ़ लोगे तब भी कंसेप्ट पूरा रहेगा माइंड में आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपसे हमारी पार्ट नंबर 2 में। इसको देखो, अगली क्लास पार्ट नंबर 2 करेंगे, 2-3 पार्ट्स में फिनिश चैप्टर।